हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल में जाना है, लेकिन किसी भी कॉलेज में जाना है या मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए। हाँ हम बात करने वाले स्ट्रेटजीज के ऊपर कि क्या स्ट्रेटजीज होंगी अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। जब आप आउट ऑफ का सोचते हो तब आप उस लेवल पे पहुंचते हो। तो बच्चों ये जो स्ट्रेटेजी है ये पूरी 2 साल की होगी, एक दिन की, एक महीने की या लास्ट 2 महीने के लिए नहीं कर सकते। पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या सच में मुझे ये करना है? मेरे फैमिली का प्रेशर है इसलिए मैं कर रही हूँ या फिर मुझे करना है? हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो है बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर नीट, जेई या फिर MSCET। बच्चों 10th होने के बाद हम जैसे ही 11th में आएंगे तो सबसे पहले फैमिली के लोग हमें पूछेंगे कि आप करने क्या वाले हो, आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे या क्या करने वाले हो। तो ये सवाल आने से पहले अगर आपको सवाल आ चुका है, आपने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करनी है, उसके बाद फिर जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करते हो या कॉलेज में एंटर करते हो तो सबसे पहला आपका विजन क्या होना चाहिए। तो विजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारा विजन क्या है। हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल में जाना है, लेकिन किसी भी कॉलेज में जाना है या मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, क्या मैं किसी भी सेमी गवर्नमेंट या मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कर लूँ तो भी चलेगा। अगर आपको ये क्लियरिटी है तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब हमारे इंस्टीट्यूट में या इंस्टीट्यूट में एंटर होते हैं तब उनका विजन होता है कि मैडम मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे एम्स चाहिए, मुझे IIT चाहिए। तो अगर आपका विजन है कि मुझे वो टॉप क्लास कॉलेज चाहिए तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो हाँ हम बात करने वाले स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि क्या स्ट्रैटेजीज होंगी अगर आपको नीट या IIT में क्रैक करना है, आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, आपको उस गोल को अचीव करना है तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए वो हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों हमारा विजन होना चाहिए कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। जब आप आउट ऑफ का सोचते हो तब आप उस लेवल पे पहुंचते हो। तो हाँ मुझे नीट में 720 आउट ऑफ 720 चाहिए, हाँ मुझे IIT जेई में मुझे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। सो अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो आउट ऑफ मार्क्स क्या मिल सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। हमारा अजम्पशन है कि जनरली नीट हो या जेई हो बहुत ही टॉप की एग्ज़ाम है, एंट्रांस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आउट ऑफ मार्क्स लाना या रैंकिंग लाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने आपके सामने ये कुछ डेटा यहाँ पे लगाया हुआ है जो आपको बता रहा है, ये नीट एनालिसिस का डेटा है। तो 2024 में 720 आउट ऑफ मार्क्स 17 स्टूडेंट ने लाए हैं। कंट्रोवर्सी को छोड़ के अगर आप एग्जैक्ट फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 17 स्टूडेंट है जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। 2023 में अगर आप देखोगे तो 2 स्टूडेंट्स है जिनको आउट ऑफ है, 17 स्टूडेंट है जिसको 715, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा। सोचो तो अगर इन बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? क्या हम अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो अगर उस गोल को अचीव करना है तो हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी है तो हम उस गोल को अचीव करेंगे। सो बच्चों ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरी 2 साल की होंगी, एक दिन की, एक महीने की या लास्ट 2 महीने के लिए नहीं कर सकते। अगर आप पूरे 2 साल डेडिकेशन के साथ उसके देते हो तो ऑब्वियसली आपको उस गोल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजी है तो आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचोगे। तो मैडम स्ट्रैटेजी है क्या? जनरल स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। जनरली फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज की मैं बात नहीं करूंगी, मैं जनरल स्ट्रैटेजीज की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने क्या प्लानिंग करनी चाहिए 2 साल की ताकि मुझे वो जो मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगी। तो स्ट्रैटेजीज से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या सच में मुझे ये करना है? क्या सच में मुझे मेडिकल करना है या सच में IIT या जेई जो भी है वो करना है? मेरे फैमिली का प्रेशर है इसलिए मैं कर रही हूँ या फिर मुझे करना है? अगर आपके पास वो X फैक्टर है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए है, ठीक है, या फिर ये मेरे पेरेंट्स के लिए है, जो आपके पास वो फायर अगर है, आपके पास वो X फैक्टर है कि हाँ मुझे करना है, तो ही आप उस पाथ पे चलो। नहीं तो फिर जनरल इसने बोला था इसलिए हम कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आपको अगर लग रहा है आपको अचीव करना है तो आपके पास वो होना ही चाहिए। तो अगर आपको 2 साल आपने चालू किए
एंटर किया इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज में, आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो उसे अचीव करने का सबसे पहला पाथ या सबसे पहला रास्ता जिस पे आप पैर रखोगे वो आपके पास होना चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंसिस्टेंसी। सुनने में वर्ड बहुत छोटा सा लग रहा है, मैडम क्या करना है? ठीक है, कंसिस्टेंसी। सच में अगर आपको अचीव करना है तो 2 साल की बात है, 1 महीने की या 6 महीने की बात नहीं है बेटा। जिसके पास 2 साल तक कंसिस्टेंसी है उस गोल को सामने रखकर चलने की, उसी को वो टारगेट मिलता है, वही वो टारगेट को अचीव कर सकता है। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की पॉइंट। वो आपके पाथ का पहला की पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जनरली हमने देखा है कि बच्चे जब आते हैं तो 6 महीने बहुत अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं, जो बोला है टीचर ने वो ज़रूर करेंगे, सारे चीज़ें फॉलो करेंगे। जैसे ही दिवाली हो गई जनवरी फरवरी के बाद देखो वो पूरे स्लो डाउन हो जाएंगे, पूरे के पूरे। जैसे मैडम कुछ अलग बोल रही है, टीचर्स कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, उनका कुछ अलग ही चल रहा है। अगर ये बात चल रही है तो भूल जाओ, वो तुम्हारा जो विजन था, जो तुम्हारा टॉप के इंस्टीट्यूट वाले जो विजन था, वो उसे भूल जाओ, वो अचीव नहीं हो सकता। अगर आपको अचीव करना है तो आप पूरे 2 साल तक आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी कब आएंगी? जब आपके अंदर वो फायर होंगी, वो भूख होंगी उसे अचीव करने की, तो ही आप वो चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो बेटा 2 साल तक कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। जिसके पास 2 साल तक वो फायर अंदर जली हुई रहेंगी या भूख होंगी, उसे ही वो गोल अचीव करने को मिलेगा। बेटा अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी है तो फिर मैडम ठीक है, मैं 2 साल तक डेडिकेशन से देने के लिए तैयार हूँ, मैं 2 साल तक इसे चलने के लिए तैयार हूँ इस रास्ते पे, तो मैंने किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जनरली अभी अप्रैल मई में जब आप एंटर करते हो 11th में, तो सबसे पहले जब आपके इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सबसे पहला काम या सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी चाहिए, दैट इज़ योर सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है? 2 साल तक तो मुझे पढ़ना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास वो मैप तो होना चाहिए। जिस मैप पे चलना, जिस रास्ते पे चलोगे उसका मैप तो होना चाहिए। तो पहला आपका है सिलेबस। सबसे पहला काम है आपका सिलेबस डाउनलोड करो। जनरली मैंने देखा है बच्चे सिलेबस तो होते हुए भी बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर चीज़ों पे फोकस करते हैं। हाँ, इसके अलावा ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। बच्चों हमें एनटीए ने सिलेबस दिया हुआ है, जो सिलेबस दिया है उसी पे स्टिक रहो, उतना ही पहले करो, उतना ही फोकस करो। सिलेबस पे अगर आप फिक्स रहोगे तो आपकी जर्नी आसान होगी। इधर उधर की चीज़ों में मत भटको कि ये भी पढ़ना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा का टॉपिक भी आता है, ये वो एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, उसे पढ़ने का टाइम कुछ अलग होता है। जब आप स्टार्टिंग में जब चल रहे हो तब आपका बस फोकस होना चाहिए, हाँ ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ें कवर अप करनी है, इस सिलेबस के हिसाब से चलना है। तो पहला पॉइंट जो आपका होना चाहिए सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है तो उसकी प्रिंट आउट मार के अपने पास अपने स्टडी, जो भी आपका स्टडी टेबल है या हॉल है, वहाँ पर आप अपना सिलेबस पेस्ट करो। जैसे ही सिलेबस आया, ऑब्वियसली नीट हो जेई हो, उसके लिए आपका रेफरेंस बुक है, दैट इज़ योर एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहला काम वो भी होना चाहिए आपका कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है क्लासेस 1 महीना 2 महीना हो जाते फिर भी एनसीईआरटी नहीं आती, या फिर 11 की खरीदिए मैडम, 12 की 12 में जाने के बाद खरीदेंगे, क्यों? एक साथ खरीद नहीं सकते। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनसीईआरटी। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी आपके टेबल पे होनी चाहिए। हालांकि आपके टीचर चैप्टर 1 महीने बाद चालू करेंगे या कभी भी चालू करेंगे, हर सब्जेक्ट की पूरी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए जिसे आप फोकस करने वाले हो। करेक्ट। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास सिलेबस है, आप इंस्टीट्यूट में एंटर हो चुके हो, आपको रोज़ पढ़ाया जा रहा है, आप घर पे जाके बस उसको एक बार देख रहे हो और सो जा रहे हो, कुछ नहीं होगा भाई। आपके पास मैप है, आपके पास रास्ता है चलने के लिए, आपके पास एनसीईआरटी है जिसको देख देख के आप रास्ता देखकर चलने वाले हो। सिर्फ देखने से या चलने से कुछ नहीं होगा। बीच बीच में जो भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे उसे आपको कवर करके, उसको ओवरकम करके आगे जाना पड़ेगा, तो ही आपका टारगेट अचीव होगा। तो उसके लिए आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। जब आप खुद को चैलेंज करना सीखोगे तभी आपका रास्ता आसान बनेगा। खुद को चैलेंज करना मतलब जनरली आप स्टार्टिंग में कॉलेज में गए, इंस्टीट्यूट में गए हो, तो पहले दिन आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो पढ़ने नहीं बैठ सकते, या 10 घंटे पढ़ भी नहीं सकते। तो खुद को चैलेंज करो ना। आज मैं अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, कल मैं और 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। ऐसे 15 मिनट्स रोज के बढ़ा के आप उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे
जब आपकी पोटेंशियल हो जाएंगी 7 to 8 या 10 आवर्स तक पढ़ने की। तो खुद को चैलेंज करते हुए चलो, जितना खुद को चैलेंज करोगे उतने आप जल्दी उस मुकाम पे पहुंच पाओगे। तो खुद को चैलेंज करना हमेशा, दैट इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ योर पाथ कि चैलेंज, जितने चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर वो आपके प्रैक्टिस में हो, फिर आपके वो स्टडी आवर्स में हो, किसी में भी चैलेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक सामने वाला आपको चैलेंज नहीं करेगा तब तक आपके अंदर वो फायर नहीं जगती। तो चैलेंज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने, ठीक है मैडम मेरे पास NCERT है, मेरे पास सिलेबस है, मैं मेरा रोज़ का शेड्यूल बना चुका हूँ कि मैं इतने आवर्स तक पढ़ता हूँ, अब क्या करना चाहिए? अब मैंने फोकस करना चाहिए जनरली, जैसे जनरली होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने फिजिक्स पढ़ना चालू किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो पा रहे, कुछ टॉपिक है जो नहीं हो पा रहे। 2 साल में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स या कुछ चैप्टर्स आपके पास आएंगे जो बहुत अच्छे से समझ में आए, या कुछ चैप्टर्स आएंगे जो नहीं समझ में आए। तो उसे ढूंढो, दैट इज़ योर वीक पॉइंट। ये मेरे वीक पॉइंट है कि ये मुझे नहीं आ रहा, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं समझ रहा, ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं आ रहा, दैट इज़ योर वीक। तो उसे प्रायोरिटी दो, जो वीक है दैट इज़ योर प्रायोरिटी। उसे छोड़ना ये आपका 2 साल का बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनता है। आपने क्या करना चाहिए, ये वीक है तो ये मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहले इस चैप्टर को मैं रिवाइज करूंगी या सबसे पहले इस चैप्टर को मैं प्रिपेयर करूंगी। तो वीक पॉइंट ढूंढना ये 2 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैक है आपका। जिसको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट पता है उसे उस जर्नी में बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो वीक पॉइंट ढूंढना उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, करेक्ट। तो वीक पॉइंट एनालिसिस करना भी उतना ही आपका पॉजिटिव है। हाँ, मैंने अपने वीक पॉइंट्स ढूंढ लिए, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। अगर वीक पे मैं फोकस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक दिन 2 साल में वैसा दिन भी आएगा कि आपके वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं रहती तब तक वो टारगेट भी अचीव नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको वीक पॉइंट का भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ दैट इज़ कि मैडम शेड्यूल बनाना है। जनरली हमारे पास बच्चे आते हैं कि मैडम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। 2 साल तक का बात है बच्चा, 1 महीने की या 6 महीने की तो बिल्कुल नहीं है। 2 साल तक अगर आप चल रहे हो तो टाइम का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। आपके पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में 12 आवर्स आप अपने पर्सनल नींद या आपके जो भी है स्लीपिंग टाइमिंग, खाना पीना, उसके लिए आपने 12 घंटे दे दिए। 12 मैं बोलती हूँ और उसमें से 2 घंटे दे दो, आपके पास 10 घंटे है, 10 आवर्स है, 10 आवर्स आपके पास टोटल है। उस 10 आवर्स को प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करो, उसका टाइम टेबल करो। टाइम मैनेजमेंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे 2 साल तक प्रिपेयर करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। आज मैं पूरा दिन बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ या फिर कल मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसे से नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को इक्वालिटी होनी चाहिए। आज मैंने 3 आवर्स केमिस्ट्री दी है, 3 आवर्स का मेरा बायोलॉजी सेशन है, 4 घंटे 3 घंटे का मेरा फिजिक्स है। तीनों को इक्वालिटी होनी चाहिए। जब तक इक्वालिटी नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। जनरली देखा है बच्चों का बायोलॉजी या फिर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट अगर फेवरेट है तो वो उसे ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं एंड बाकी जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं उसको कम वेटेज देते हैं। इससे नहीं होगा, मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसे ज़्यादा टाइम देके क्या फ़ायदा। वो तो वैसे भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो तुम्हें वैसे भी आने वाला है। जो तुम्हें बोर कर रहा है सब्जेक्ट, जो तुम्हें चैप्टर बोर कर रहा है या जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो आपका मैनेज होना चाहिए ना सबसे पहले। तो मैनेजमेंट किसी का चीज़ का हो, टाइम का मैनेजमेंट हो, आपके चैप्टर्स का मैनेजमेंट हो, वो आपके पास होना चाहिए। जितना मैनेज आप करोगे चीज़ों को उतना रास्ता आसान होते हुए दिखेगा। आपने टाइम मैनेजमेंट किया तो मैडम 2 साल तक हम मैनेजमेंट करें, सारी चीज़ें करें, बाकी क्या करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो आपको आगे रास्ते में आसानी देंगी वो है प्रैक्टिस। हर चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ रिविजन, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर जो आप किसी वे से कर रहे हो, पढ़ के कर रहे हो, लिख कर रहे हो, किसी वीडियो को देखकर या किसी टीचर के साथ बैठकर, कोई भी हो, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2 साल तक वो जो प्रैक्टिस करनी है, वो जो चलोगे उस प्रैक्टिस पे, तब आपको वो गोल जो है वो इजीली आसानी से सामने दिखेगा कि हाँ मैंने इतने पेन घिसे हैं, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो टारगेट इजीली अचीव मुझसे हो ही जाएगा। तो प्रैक्टिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका गोल आपके सामने आएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे दैट इज़ योर टेस्ट एंड दैट द एनालिसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 साल में आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट होनी चाहिए,
जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपको आपके वीक पॉइंट, प्लस पॉइंट, आपके रास्ता आपका सही है क्या, आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही के पास है, वो है टेस्ट एंड उसका एनालिसिस। जितना अच्छे से आप एनालिसिस करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो टेस्ट देना इज़ द मस्ट। बच्चों टेस्ट से नहीं घबराना है, पेपर से नहीं घबराना है, जितनी ज़्यादा दे सकते हो। वो लास्ट में जब आपका 12th होता है उसके बाद तो आपने भर भर के मॉक टेस्ट देनी चाहिए। ये एक आपके पास प्लस पॉइंट है जो आपको हाइयर स्कोर बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो टेस्ट, डीमोटिवेट नहीं होना टेस्ट के मार्क्स देखकर, टेस्ट और उसका एनालिसिस करके मोटिवेट होना कि हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ये हो चुके, बस मुझे इतने ही तो करना है, यही टॉपिक तो मुझे पढ़ना है। ऐसे अप्रोच से जब आप टेस्ट दोगे, ऐसा अप्रोच जब आप रखोगे ना बच्चों, तो ज़रूर आपको आपके प्लस एंड माइनस सारी चीज़ों को मैनेज करना भी आ जाएगा। तो टेस्ट देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने टेस्ट एनालिसिस कर लिया, फिर बच्चे मुझे नेक्स्ट और एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि मैडम ठीक है टेस्ट सब कुछ चीज़ें पढ़ रहा है, रिवाइज हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बुक्स के बारे में बताओ, कौन सी बुक्स रेफ़र करूँ या फिर नोट्स किसके रेफ़र करूँ, इस एकेडमी के नोट्स अच्छे, वो टीचर के नोट्स अच्छे। बेटा एकेडमी या नोट्स जो भी है, एक वो आपको एक पाथ बता रहा है कि ये पॉइंट्स को कवर अप करना चाहिए, वो आप वहाँ से पढ़ोगे। लेकिन नोट्स हमेशा खुद के होनी चाहिए, ओन नोट्स जो होता है ना, वो ओन नोट्स होना चाहिए। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा तो सबसे पहले वो वही दिखाता है, ये मेरे नोट्स है। तो जब तक खुद के नोट्स नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो या कैसे भी हैंडराइटिंग में हो, बस आपको पढ़ते हुए आना चाहिए। खुद के नोट्स इज़ द टॉप पे होता है वो। आप नीट का पेपर देने के लिए जा रहे हो, उसके पहले दिन रिवाइज करना चाहते हो, 90 के आसपास चैप्टर है, 90 से 90 प्लस चैप्टर है आपके पास, एक दिन में पढ़ पाओगे नहीं। तो उसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स, आपके खुद के नोट्स वो काम में आएंगे। जितना खुद को शॉर्टली नोट्स, खुद के पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे नोट्स में, उतना आपको लास्ट पॉइंट पे बेनिफिट होगा। तो खुद के नोट्स तो होने ही चाहिए। मैं प्रीफर करूँगी दूसरों के नोट्स को रेफ़र करने से बेटर है कि खुद के नोट्स होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करो। जब बुक्स की बात आती है, जनरली बच्चे पूछते हैं कि मैडम रेफरेंस बुक क्या है। रेफरेंस बुक, सबसे पहली रेफरेंस बुक आपके लिए तो एक ही है, विच इज़ द, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, NCERT। NCERT इज़ योर फर्स्ट रेफरेंस बुक। सेकेंड रेफरेंस बुक की बात कर सकते हो, मैं बोलती हूँ NCERT एग्जाम्पलर जो आती है, उसमें भर भर के एग्जाम्पल्स होते हैं, उसकी बात करो। या फिर उसके बाद कोई आपके एकेडमी के मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल्स को वेटेज दो, क्योंकि वो मॉड्यूल प्रॉपरली डिज़ाइन किए जाते हैं प्रॉपर वेटेज को देखकर। रैंडमली किसी भी बुक्स को मत उठाइए, क्योंकि उस बुक को उठाओगे, आप 10 बुक को उठाओगे, आपको समझने में भी टाइम जाएगा कि इसमें से ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो बेटर वे मॉड्यूल है जो डिज़ाइन ही वैसे किए जाते हैं, क्यों क्या वेटेज है, किस हिसाब से क्या होना चाहिए। तो मॉड्यूल को प्रेफरेंस दो। आपकी NCERT टॉप मोस्ट पे होनी चाहिए और NCERT एग्जाम पर आती है, वो भी होनी चाहिए। तो इन बुक्स को जितना अच्छे से आप वेटेज दोगे, उतना अच्छे से आपका 2 साल का ट्रैक स्मूथली चलेगा और लास्ट पे आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे जब आपको आपका विजन क्लियरली देखेगा। तो मैंने जिस पॉइंट पे आज बात की है, उस पॉइंट को पूरे 2 साल तक चलाना है, एक दिन तक या 6 महीने की बात नहीं है। 2 साल तक जब आप इन चीज़ों पे फोकस करके चलोगे, आपका सिलेबस आपको पता है, आपको बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है आपको पता है, आपको पता है कि मुझे कितने आवर्स तक पढ़ाई करनी है, मुझे किस वे में पढ़ना है, मेरा रास्ता क्या होगा, मुझे कौन सी टेस्ट देनी है, कैसे एनालिसिस करना है, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी तो आपका विजन भी आपके आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर ही होगा। सो बच्चों, इन पॉइंट्स को फॉलो करो। अगर आपको सच में इन पॉइंट्स को 2 साल तक फॉलो करोगे तो आपको आपका टारगेट ईजीली अचीव करने में आसानी होगी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।